A new topic of the some basic concepts of chemistry chapter, the chapter 1, class 11. The topic is the difference between compounds and a mixture. The difference between compounds and a mixture is, first हम mixture के बारे में बात करते हैं. The first point of mixture is the constituents of a mixture may be present in any ratio. The constituents of a mixture may be present in any ratio. जो भी substance हम रिएक्टेंट्स में यूज़ कर रहे हैं उनको हम किसी भी रेशो में ले सकते हैं. मतलब उनको 1 ग्राम हो, 2 ग्राम हो, 3 ग्राम हो, या 1 रेशो हो, 2 रेशो हो, 3 रेशो हो, किसी भी रेशो में उसको ले सकते हैं. कंपाउंड्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कंपाउंड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए फिक्स्ड रेशो बाय मास. लेकिन जो कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए फिक्स्ड रेशो बाय मास. क्योंकि जो हमने मास रिएक्टेंट्स का लिया है, जब वो मिलकर कंपाउंड बनाएंगे तो उनका जो कंपाउंड का मास होगा, जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा, उनका मास और रिएक्टेंट का मास क्या होगा, सेम होगा. सेकंड पॉइंट क्या आता है, मिक्सचर में और मे नॉट बी होमोजीनियस इन नेचर. मिक्सचर्स जो होते हैं वो होमोजीनियस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि जो सब्सटेंस हमने रिएक्टेंट्स में लिए हैं उनकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द रिएक्शन सेम रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहती हैं. लेकिन सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. ये मिक्सचर में हम बात कर रहे थे. कंपाउंड्स में क्या होता है, उनकी जो कॉम्पोजिशंस होती हैं थ्रू आउट द रिएक्शन और थ्रू आउट द सॉल्यूशन दे आर होमोजीनियस इन नेचर, वो सेम रहती हैं. Third point of a mixture is the properties of a mixture are midway between of those of its constituents. जो mixture जो हमने लिए हैं, जो substance हमने लिए हैं, उनकी जो properties होती हैं वो midway में होती हैं. थोड़ी बहुत change होती हैं, थोड़ी बहुत change नहीं होती हैं, midway में रहती हैं उनकी properties. लेकिन जो compounds की property होती हैं, जो substance हमने reactant में use किए थे और जो product बन के तैयार हुआ, जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज से कंप्लीटली डिफरेंट रहेंगी. कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय एनी सिंपल मैकेनिकल मींस. जो मिक्सचर होते हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर, दे कैन बी सेपरेटेड बाय एनी मैकेनिकल मेथड. उनको हम अलग कर सकते हैं किसी भी मैकेनिकल मेथड को यूज़ करके, ठीक है. लेकिन जो कंपाउंड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हम किसी मैकेनिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते. उसके लिए हमें हीट और लाइट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसको अलग करने के लिए. मिक्सचर्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज. जब मिक्सचर बन के तैयार होता है, जब मिक्सचर बनता है, जो सब्सटेंस को हम मिक्स कर रहे हैं, जो मिक्सचर होगा उससे क्या आएगा, फिजिकल चेंज आएगा. लेकिन कंपाउंड्स जब बन के तैयार होता है, कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, उनका क्या रिजल्ट आता है, दे रिजल्ट एज ए केमिकल चेंज. व्हेन ए मिक्सचर इज फॉर्म्ड नो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व. जब हम दो सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं तो ना तो कोई हीट एनर्जी रिलीज होती है और ना ही कोई हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. लेकिन जब कोई कंपाउंड बन के तैयार होता है, कोई प्रोडक्ट बन के तैयार होता है, देयर में बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड देयर में बी एंडोथर्मिक रिएक्शन. या तो कोई हीट एनर्जी रिलीज होगी या कोई हीट एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब्ड होगी. द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए मिक्सचर्स आर यूजुअली नॉट शार्प. जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है मिक्सचर का वो शार्प नहीं होता. लेकिन जो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, शार्प होता है. अवर नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो है हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. अब हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर में. हमने इस बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी करने हैं और इस बेसिस पे हमने आगे और भी चैप्टर्स जो हैं इन्हीं बेसिस पर होने हैं. तो लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन में सबसे पहला लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. फिर उसके बाद आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, गेल-लोसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स. तो इन सभी लॉज को हम डिटेल में स्टडी करेंगे. जो फर्स्ट 4 लॉज होते हैं, जो ये फर्स्ट 4 लॉज हैं, ये डील करते हैं मास रिलेशनशिप के साथ.
और जो फिफ्थ लॉ है वो डील करता है वॉल्यूम के साथ। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। इन ऑल द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स वो किसके इक्वल होता है, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स के इक्वल होता है। इन ऑल द फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जो सब्सटेंस जो मिक्सचर हमने रिएक्टेंट्स में लिए हैं उनका जो मास होगा जब वो रिएक्ट करेंगे दो सब्सटेंसेस और जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा और जो प्रोडक्ट का मास होगा उनका मास क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे C प्लस O2, अब हमने कार्बन प्लस ऑक्सीजन लिया और जब हम कार्बन ऑक्सीजन ले रहे हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट बनेगा। अब कार्बन जो हमने लिया वो लिया हमने 2 ग्राम का और ऑक्सीजन लिया हमने 2 ग्राम का। ये रिएक्टेंट के जो दोनों मास है वो क्या है, इक्वल है, लेकिन जो प्रोडक्ट बन के आएगा उसका मास क्या होगा, 4 होगा। तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स किसके इक्वल होगा, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के लिए। इसकी सेकंड डेफिनेशन आती है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये हमारे पास था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। व्हेन मैटर अंडरगोज ए फिजिकल चेंज, अगर कोई सब्सटेंस कोई मैटर में कोई फिजिकल चेंज आ रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पीस ऑफ आइस लेंगे, अपनी रिएक्शन लिखनी है। ए पीस ऑफ आइस इज टेकन इन ए स्मॉल कोनिकल फ्लास्क। आपने एक फ्लास्क में पीस ऑफ आइस लिया, उसको आपने हीट किया और फिर क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा, वाटर बन जाएगा। लेकिन जो आइस का मास होगा और जो वाटर का मास होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम इसमें एक केमिकल चेंज की बात करते हैं। व्हेन मैटर अंडरगोज ए केमिकल चेंज, सबसे पहले जो रिएक्शन आता है वो आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है कि कोई सोल्यूट है, उसको जब हमने किसी सॉल्वेंट में डाला, वो सोल्यूट जो है वो नॉन वोलाटाइल है, वो ज़्यादा वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा। तो जब वो सोल्यूट नॉन वोलाटाइल सोल्यूट जब हम किसी सॉल्वेंट में डालेंगे तो वो क्या करेगा, वो सॉल्वेंट के सॉल्यूशन के सरफेस पे आ जाएगा, फिर हम वो सॉलिड प्रोडक्ट बन के वो सरफेस पे आ जाएगा, फिर हम उसको अलग कर लेंगे। उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे कि इन्होंने एक रिएक्शन दिया है सोडियम क्लोराइड एंड AgNO3, तो क्या बनेगा, AgCl, जो क्लोराइड है वो सिल्वर के पास आ जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। ये जो सॉलिड प्रोडक्ट है ये सॉल्यूशन की सरफेस पे आ गया, जो कि नॉन वोलाटाइल है, इसको हम अलग कर लेंगे सिल्वर क्लोराइड को, और जो बाकी रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, सॉल्यूशन रह जाएगा। तो आपने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन लिखनी है, ये केमिकल रिएक्शन। ये हमें क्या बताता है कि इनका जो रिएक्टेंट का जो मास है और जो प्रोडक्ट का मास है वो क्या होगा, इक्वल होगा। इट इज ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज डीकम्पोजिशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अब डीकम्पोजिशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड के बारे में क्या कह रहा है कि 100 ग्राम ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड उन्होंने लिया। ये 100 ग्राम ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। जब हमने इसको हीट किया तो ये क्या बना रहा है, 92.6 ग्राम ऑफ मर्क्यूरी बना रहा है और हाफ O2 बना रहा है 7.4 ग्राम। जब आप इसको सम करोगे तो ये क्या हो रहा है, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट किसके इक्वल हो रहा है, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के इक्वल हो रहा है। तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, जैसे कि 4.90 ग्राम ऑफ KClO3, 4.90 ग्राम ऑफ KClO3 को आपने हीट किया तो क्या बन रहा है, 1.92 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और जो बाकी रह जाएगा KCl उसका वेट है 2.96 ग्राम। आपने शो करना है कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास जो KClO3 है ये क्या है, रिएक्टेंट है, और ऑक्सीजन और जो ये KCl लेफ्ट बिहाइंड रह गया ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट का मास क्या है, 4.90 ग्राम, ये हमें गिवन है। टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स क्या हो गया, 2.96 प्लस 1.92 4.88 ग्राम। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो डिफरेंस जो आ रहा है 0.2 ग्राम का आ रहा है। ये जो स्मॉल डिफरेंस आ रहा है ये ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल एरर है। तो लेकिन एक्सपेरिमेंटल ये इतना जो कम एरर है इसको हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, इस वजह से
इसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि स्मॉल एरर का कोई मायने नहीं होते, इसलिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इक्वल कर रहा है, क्योंकि 4.90 और 4.88 में ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है।